हेलो एवरीवन, वेलकम टू तागी एकेडमी। आज हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है और कौन कौन सा फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखे थे ब्लॉक वाइज आयोनाइजेशन एनर्जी। आज हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब आप तीनों पार्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा तो उसके बाद जेई मेंस या नीट में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आइए आज देखते हैं पार्ट 3 में एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब कि कौन कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है। ओके, सो सबसे पहला क्या है, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर। ओके, सो मेटल का क्या टेंडेंसी होता है? मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सो मेटल का क्या टेंडेंसी होता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी होता है। इसका मतलब कि जो जितना अच्छा मेटल होगा वो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, तो इसका मेटालिक कैरेक्टर का आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या रिलेशन है? तो सिंपली आप समझिए, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है वो तो समझ गए हैं। हम ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो पहले लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा। ओके, सो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे सिंपली बताते हैं कि यहाँ पे जो ऑटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, सो मेटल का टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना। और आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ओके, सो जो जितना अच्छा मेटल होगा वो इतना उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो इजीली लूज कर देगा मतलब कि एनर्जी कम लगेगा इलेक्ट्रॉन को लेने में। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लेना। ठीक है, लेने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मेटल का टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो इलेक्ट्रॉन अगर जो जितना अच्छा मेटल होगा वो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करना मतलब कि कम एनर्जी में ही वहां से इलेक्ट्रॉन आप ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या रिलेशन हुआ मेटालिक कैरेक्टर और आयनाइजेशन एनर्जी में? कि मतलब जितना ज़्यादा अच्छा मेटल होगा उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मतलब उतना कम एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटालिक कैरेक्टर जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड जो है इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। और मेटालिक कैरेक्टर मतलब मेटल, मेटल मतलब क्या हुआ? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वो उतना इजीली लूज कर देगा, तो एनर्जी कम लगेगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हुआ? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये अच्छे से आप लिख लीजिए। ओके, चलिए आइए आप देख लेते हैं कुछ ऑर्डर। ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? ग्रुप 1 का देख लेते हैं। ठीक है, सो ग्रुप 1 में क्या क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है, अगर ग्रुप 2 की बात करें तो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, ये राजी भी हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। ये क्या होगा? ग्रुप 2 हो गया। ग्रुप 1 में क्या हो? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है, जब हम प्रॉपर्टी का बात करते हैं तो 7 पीरियड एलिमेंट नहीं लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए, अब अगर ऑर्डर की बात करें तो क्या होगा मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर? तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। ठीक है, सॉरी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम जाने पे। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा? सीजियम ग्रेटर देन रुबिडियम ग्रेटर देन पोटासियम, सोडियम एंड लिथियम। ये किसका ऑर्डर हो गया? मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो गया। मेटालिक कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑर्डर। ठीक है,
तो ये हो गया मेटालिक कैरेक्टर। यहाँ पे बात करें अगर, तो टॉप टू बॉटम जब जाते हैं आप, तो क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, ठीक है, और मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा सिंपली। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका सबसे बड़ा, इसका, फिर इसका, फिर इसका, मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बेरियम। ये हो गया किसका ऑर्डर, मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर। तो आपको इस तरह से सिंपली याद रखना है। अब हम बताए थे एक चीज, क्या बताए थे कि मेटालिक कैरेक्टर को भी को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे समझिए। सो इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बता देते हैं मेटल का टेंडेंसी क्या होता है। मान लीजिए सोडियम है, सोडियम क्या है, मेटल है, इसका टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप कि मेटल का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आयन, यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आयन। तो जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो उसके माथे में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, इसलिए इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बोलते हैं। मेटालिक कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेटल का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करना, और इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा कोई मेटल, तो उसके माथे में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव आयन होगा वो, इसीलिए उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बोलते हैं। तो आप इस तरह से मैं ये मेटालिक कैरेक्टर का डिटेल वे में पढ़ लिए। क्या क्या होता है, सबसे पहले मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो आयोनाइजेशन एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होगा, मेटालिक टॉप टू बॉटम जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है। जब आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह अगर हम लिथियम और बेरिलियम की बात करें, तो ये क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, मतलब क्या होगा कि लिथियम का बड़ा होगा बेरिलियम से। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या क्या याद रखना है, मेटालिक कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। तो टॉप टू बॉटम जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। जब हम लेफ्ट टू राइट की बात करें, तो लेफ्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज मतलब घटेगा, ठीक है। तो सिंपली इस तरह से आपको मेटालिक कैरेक्टर को याद रखना। अब सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे, इसको आप तब तक कॉपी कर लीजिए, ओके। चलिए आइए अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन मेटालिक कैरेक्टर से रिलेटेड जो कि पूछा हुआ है। एक कब पूछा था, 1989 में, ओके। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द पीरियोडिक टेबल विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट, तब मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, डिक्रीज इन अ पीरियड एंड इंक्रीज इन अ ग्रुप। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एटॉमिक इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इंक्रीज, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ग्रुप में। अब पीरियड में क्या बोले थे, पीरियड में ऐसे क्या होता था कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता था, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता था, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता था। जैसे लिथियम, बेरिलियम, तो इसका क्या होता, लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर, बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा, बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, लेफ्ट टू राइट जाने से, टॉप टू बॉटम से जाने से भी एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट टू राइट जाने से मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज इन अ पीरियड, ठीक है, पीरियड ये क्या है, पीरियड ये क्या है, ग्रुप, लेफ्ट टू राइट पीरियड, टॉप टू बॉटम ग्रुप। तो डिक्रीज इन अ पीरियड एंड इंक्रीज इन अ ग्रुप, यहाँ पे देखिए मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑप्शन सही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, ओके। सो इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके। सो इसको आप कॉपी कर लीजिए। चलिए आइए अब देखते हैं सेकंड एप्लीकेशन, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी मतलब क्या होता है, रिएक्ट करना, ठीक है। तो जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा
उतना जल्दी रिएक्ट करेगा। रिएक्ट मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उतना जल्दी रिएक्ट करेगा, मतलब उसका रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगा। तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या रिलेशन हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जितना एनर्जी चाहिए। तो अगर किसी का रिएक्टिविटी ज़्यादा है मतलब वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ से लेने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टिविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों, क्योंकि रिएक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, मतलब कि उस वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, मतलब कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो ग्रुप 1 की बात करें तो टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे तो टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। उसी तरह सेकंड ग्रुप में भी टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सीजियम ग्रेटर देन रुबिडियम, ऐसे करके ऑर्डर होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसका हो जाएगा, सीजियम का, इस ग्रुप में, ग्रुप 1 में। उसी तरह ग्रुप 2 की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा, बेरियम, उसके बाद ऐसे ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको याद रखना है कि मेटालिक कैरेक्टर्स या फिर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स दोनों का ये आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड मेटालिक कैरेक्टर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए आइए आप देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन। सिंपली अगर किसी भी एलिमेंट का सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है तो वहां से आप कैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपली किसी एलिमेंट का सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट है, इसका सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ I1 I2 I3 I4 ऐसे करके, ठीक है। ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ओके, यहां से आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, तो सिंपली आपको देखना है इसमें लार्जेस्ट जंप। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे 10 से 15 मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 10 है, सेकंड 15 है, थर्ड क्या हुआ 180 हो गया। तो यहाँ पे देखिए आप लार्जेस्ट जंप, ठीक है, लार्जेस्ट जंप, सडन सडन क्या हुआ, लार्जेस्ट जंप, सडन लार्जेस्ट जंप देखना है आपको। तो इधर जितना है I1 I2 दो आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको ऐसा अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो सिंपली आपको क्या देखना है, सडन लार्जेस्ट जंप। तो यहाँ पे देखिए जब आप यहाँ से यहाँ तक गए तो ये 5 ज्यादा हुआ, यहां से यहां गए तो 15 तो डायरेक्ट 180 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सडन लार्जेस्ट जंप। तो ये ऐसा क्यों होता है, अब नंबर ऑफ वैलेंस, यहाँ पे एक ऐसे लकीर खींच दीजिए जहां पे सडन लार्जेस्ट जंप होगा, उसके बाद इधर जितना आयोनाइजेशन एनर्जी होगा ना उतना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लकीर, यहाँ पे क्या है, सडन लार्जेस्ट जंप है, यहाँ पे एक लकीर खींच दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, I2 और I1 दो आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये होता कैसे है, कंसेप्ट समझते हैं इसका, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए एक मैग्नीशियम ले लीजिए। मैग्नीशियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेगा तो नियोन और क्या होगा 3s2, ठीक है। तो नियोन उसके बाद 3s2, ये क्या होता है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, ऐसे होगा। नियोन का ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकालना है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाले, यहाँ से आयोनाइजेशन एनर्जी 1 देके एक इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी 2 देके और एक इलेक्ट्रॉन निकाले। जब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन निकालने जाइएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ये क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा। तो यहाँ से जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल होगा, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी, कोई भी आदमी अगर स्टेबल है तो उसको खींचना क्या, मतलब सिंपली कोई भी चीज़ अगर स्टेबल है एकदम, मतलब कोई टेबल है, समझिए टेबल बहुत भारी है, स्टेबल वहाँ पे वो फिक्स है, तो वहाँ से खींचना आपको क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिए, उसके बाद जब यहाँ से आप
एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है इसका, 2 है। इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन हुआ, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ना कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे सडन लार्ज जंप होगा ना, तो सडन लार्ज जंप मतलब कि आप इनर्ट गैस कन्फिगरेशन अचीव हो गया है, उसके बाद जब मतलब स्टेबल कन्फिगरेशन अचीव हो गया है, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन ये मतलब ये खींचने जाएगा ना, तो उसमें क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। इसीलिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 आप यहाँ पे देख के ही डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। सो सिंपली आपको याद रखना है कि यहाँ पे देखिए सिंपली याद रखना है क्या, कि जब भी सडन लार्ज जंप होगा, इसका मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया है, अब स्टेबल कन्फिगरेशन अचीव हो चुका है, मतलब नोबेल गैस कन्फिगरेशन अचीव हो चुका है। सो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी सडनली इंक्रीज कर जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट जंप बिटवीन IE2, यहाँ पे देखिए IE2 एंड IE3 वैल्यूज, I2 एंड I3 वैल्यूज में सडन लार्ज जंप है, दैट मीन्स 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द गिवन एलिमेंट। ठीक है, सिंपली आपको ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू +2। काहे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन 2 हो गया, क्योंकि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट उस स्टेट को कहते हैं जहां पे नोबेल गैस कन्फिगरेशन अचीव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो क्या हुआ, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कर गया है, इसलिए मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड लिखना है तो कैसे लिखना है, सिंपली आपको यहाँ पे जैसे एलिमेंट ले लिया और ये क्या है ऑक्सीजन O क्या होता है, O2- होता है। ठीक है, तो ऑक्साइड जब लिखना है तो यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए, ई का यहाँ पे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका एलिमेंट का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो यहाँ इस ई के नीचे 2 लिख लीजिए, और O का क्या होता है 2- होता है, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए और क्रॉस कर दीजिए, तो ई यहाँ का ये वाला 2 इसमें चले जाएगा, O का यहाँ वाला 2 इसमें जाएगा, तो E2O2 ये हो गया फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। अब मान लीजिए फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइट आपको लिखना है, तो फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइट, नाइट्रोजन क्या होता है N3- होता है, तो N के नीचे 3 लिख लीजिए, और E का तो निकला हुआ है +2, तो E के नीचे 2, अब क्रॉस कर दीजिए, E का N में 2 चले जाएगा, E में 3, तो E3N2। इस तरह से आपको याद रखना है। ओके, सो इसको आप कॉपी कर लीजिए। सो चलिए आइए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन इंथैल्पी दोनों क्या है, सेम चीज है। ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट आर 5 सक्सेसिव, मतलब आयन एक एक के बाद एक के सक्सेसिव, मतलब जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 ऐसे, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक। ठीक है, 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट इज, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट का क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी हम आपको क्या सिखाए कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको चेक करना है कि कहाँ सडन लार्जेस्ट जंप है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है, ठीक है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी 2 है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी 3 है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी 4 है, ये मान लीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी 5 है। ठीक है, तो आपको देखना है कि सडन जब भी इस तरह से सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन हो और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो, तो वहां पे आपको देखना है सडन लार्जेस्ट जंप। ठीक है, सडन लार्जेस्ट जंप मतलब कि जैसे यहाँ पे देखिए 800 है, 800 के बाद 2400, 27, ठीक है, ये 3600, 58, उसके बाद यहाँ पे देखिए 25,000 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है 800 है, 2427, 3628, बट यहाँ पे जाने के बाद सीधा यहाँ पे क्या हुआ 3,658 से लेकर सीधा 25,024 हो गया, मतलब सीधा बहुत ज्यादा लार्जेस्ट जम हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली एक लकीर खींच देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, सडन लार्जेस्ट जम जहाँ पे है वहां पे लकीर खींच दीजिए, और यहाँ का जितना भी है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी वो काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन इज द
करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से आपको ये क्या है, जेईई मेन 2020 में पूछा गया है। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। सिंपली आपको सडन लार्जेस्ट जम देखना है, वहाँ पे एक लकीर खींच देना और फिर इधर वाला जो भी होगा उसको काउंट कर लेना है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है तो आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो ऑटोनोमोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाता है, तो स्टेबल कन्फिग्रेशन मतलब इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अचीव हो जाता है। फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है ना, मतलब यहाँ पे स्टेबल कन्फिग्रेशन अचीव हो गया, इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन निकलने गया ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, इसके बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ये निकल रहा है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। इसके बाद जो निकलने वो मतलब इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अचीव हो गया, स्टेबल कन्फिग्रेशन अचीव गया, वहाँ से एनर्जी ज़्यादा देना पड़ा, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3। आपको सिंपली इस तरह से क्वेश्चन करना है। ओके, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए आइए अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपली वो दो आयोनाइजेशन एनर्जी देगा, ठीक है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी देगा। आयोनाइजेशन जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का वैल्यू देगा, 2 का वैल्यू देगा। उसके बाद उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला कंसेप्ट जो है ना अभी जो बताने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पे देखिए पहला केस क्या है कि अगर इफ डेल्टा आई ई इज लेस देन और इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। अगर डेल्टा आई क्या है, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल। ये क्या है, एग्जांपल देके समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए एक एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही एक हम आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मान लीजिए इसका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो एक जब आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब देके हम क्या निकाले, इलेक्ट्रॉन निकाले। जब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इसके माथे में एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि और एक हम इलेक्ट्रॉन निकाले तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो क्या है, यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन आपका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी आपका 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अगर डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस की बात करें, डेल्टा आई मतलब डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू, तो I2 माइनस क्या करना है, IE2 माइनस IE1 अगर करे तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज यहाँ पे क्या है, डेल्टा IE इज लेस देन और इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे डेल्टा IE क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डेल्टा IE क्या है यहाँ पे मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि हायर ऑक्सीडेशन, यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक है M प्लस है, दूसरा क्या है M2 प्लस है। तो M प्लस क्या है, यहाँ पे M प्लस, यहाँ पे क्या है M2 प्लस। M प्लस क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, M2 प्लस क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, HOS मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, LOS मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे जब लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल। तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब M2 प्लस जो है ये ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू M प्लस। इस तरह से आपको सिंपली याद रखना है। और दूसरा भी केस है, और एक चीज़ याद रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए अप्लीकेबल है। चलिए इसको कॉपी कीजिए और दूसरा केस हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए आइए आप देख लेते हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या है, इफ डेल्टा IE ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसके केस में देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। इस केस में क्या होगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट है, इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एक आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मान लीजिए
40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर हम यहाँ पे सक्सेस आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए I1 है, ये क्या है I2 है, ये मान लीजिए IE1 है, ये क्या है IE2 है। तो IE2 माइनस IE1 इज इक्वल टू 40 माइनस 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 एंड 2 मीन्स 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये किससे बड़ा है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। मतलब डेल्टा IE ग्रेटर देन इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस केस में है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, M प्लस है और M2 प्लस है, ठीक है। तो यहाँ ये क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट। इस केस में क्या हो जाएगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, सिंपली आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि Na प्लस है और Na2 प्लस है, Na प्लस है Na2 प्लस है। तो इसके केस में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो क्या होगा, नियोन 3s1। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या करेगा, नोवेल गैस कन्फिगरेशन अचीव कर लेगा, और जो कि स्टेबल कन्फिगरेशन होता है। तो इसके केस में क्या हो जाएगा कि Na प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल। तो यहाँ पे क्या होगा, M प्लस विल बी मोर स्टेबल। ओके, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। ये दो चीज आपको याद रखना है। केस वन क्या है, डेल्टा आई अगर लेस देन इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल। अगर सिंपली आपको एक चीज याद रखना, अगर लेस है तो हायर होगा, अगर मोर है तो लोअर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगा। तो लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इसमें क्या होगा, लेस है तो हायर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगा। अगर ग्रेटर देन है मतलब ज्यादा है तो लोअर वाला होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल। और एक चीज यहाँ पे कंफ्यूजन है कि 16 और 11 और 16 के बीच वाला अगर आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जितना ये क्या बोले कि इसलिए हम पहले बोले कि ये सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। एस ब्लॉक में जितनी सारी वैल्यूज है ना आयोनाइजेशन एनर्जी का, उस वैल्यू को देख के इस 11 और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो इसके बीच वाला जो 11 टू 16 के बीच वाला जो होता है ना, वो नहीं देता है, वो क्वेश्चन में नहीं पूछेगा आपको, क्योंकि उसमें क्या होता है 11 टू 16 में डी ब्लॉक आता है। तो डी ब्लॉक में जैसे मान लीजिए आयरन है, आयरन का क्या होता है, Fe2 प्लस भी स्टेबल होता है, Fe3 प्लस भी स्टेबल होता है। तो इस केस में आप आयोनाइजेशन एनर्जी से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा स्टेबल होगा। इसीलिए जब भी क्वेश्चन देगा या तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा या तो 16 से ज़्यादा होगा, बीच वाला नहीं देगा। बीच वाला में कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डी ब्लॉक में आता है ना। तो डी ब्लॉक में क्या होता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। वेरिएबल मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो सकता है। जैसे Fe का देख लीजिए आप, Fe में 2 प्लस भी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, Fe में 3 प्लस भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, स्टेबल होता है। तो सिंपली आपको इतना बस याद रखना है। ओके, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए आप। चलिए आइए आप देख लेते हैं एक क्वेश्चन। ये क्या है, 1993 में पूछा था, नीट से पहले AIPMT हुआ करता था, उसमें पूछा था, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, विच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैज एबनॉर्मली हाई डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। किसमें हाई डिफरेंस बोल रहा है, देखिए IE1 IE2 IE2 IE3, इसमें क्या बोल रहा है, हाई डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड मतलब ये सेकेंड एंड थर्ड, हाई डिफरेंस, हाई डिफरेंस इन दोनों के बीच है। तो हम क्या बोले थे, यहाँ एक लकीर खींच दीजिए और यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 हुआ, ठीक है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे देखिए हाई डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। अब ऑप्शन में देखिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 किसका है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। बी की अगर बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। सी की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। बी का बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। डी का यहाँ पे देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इस तरह से इजी वे में क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, सो इसको कॉपी कर लीजिए।
चलिए आइए एक आयोनाइजेशन एनर्जी का लास्ट कंसेप्ट देख लेते हैं, इसके बाद सेशन को वाइंड अप करेंगे। ओके, सो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ आयंस ऑफ सेम एलिमेंट का अगर आयन हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर नहीं करेंगे, ऑलवेज कंसीडर करेंगे किसको, चार्ज को। इस बात को याद रखना है। तो सिंपली आप जानते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। और हम जानते हैं कि आयोनिक जो साइज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव। ये हम पढ़ा चुके हैं फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट में, उस वो वाला लेक्चर कवर करने के बाद ये देखिएगा, ठीक है। तो अगर साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव और साइज और आयोनाइजेशन क्या है, इन्वर्सली, तो साइज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव तो आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से मतलब ये अपोजिट, इन्वर्सली है तो अपोजिट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम नियोन की बात करें तो नियोन का क्या होता है, स्टेबल नियोन का कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 होगा, ठीक है। और इसकी बात करें, इसका एक इलेक्ट्रॉन चली गया तो 2p5 होगा, लास्ट वाला सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है। तो 2p6 और 2p5 होगा। तो यहाँ पे मतलब हम कंसेप्ट में बताए थे कि जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, उसके हिसाब से तो ये होगा, ठीक है। लेकिन वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं अप्लीकेबल है। सेम आयन के केस में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखना है। सेम आयन के केस में, मतलब सेम एलिमेंट का आयन के केस में आपको क्या देखना है, चार्ज देखना है। ऑलवेज ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी सेम एलिमेंट का आयंस का बात हो तो उस केस में कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। सिंपली आपको क्या कंसिडर करना है, चार्ज। तो यहाँ पे देखिए उस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, तो उस के हिसाब से Ne+ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्लोरीन और फिर या फिर एग्जाम्पल ले लीजिए ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन प्लस, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 4 होता है। और इसमें क्या हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन के केस में O और O+ इसके केस में देखिए यहाँ पे क्या है 3p3 3p4, तो सॉरी 2p3 एंड 2p4, बट यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं कि ये 2p3 है, इसका स्टेबल हाफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसलिए ज़्यादा, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा हमेशा, ठीक है। तो जब भी सेम एलिमेंट का आयंस की बात हो तो वहाँ पे क्या लगाना है, आपको चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, पॉजिटिव वाला का। तो ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है। ये सब क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख रहे हैं, ठीक है। सिंपली आपको याद रखना है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन माइनस ले लिए, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नियोन 3s2 एंड 3p क्या हो जाएगा, क्लोरीन का 17 होता है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, नियोन 3s2 एंड 3p 6 हो जाएगा, ठीक है। वो एक माइनस है तो 17 और 18, तो 18 10 और 8 18, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्लोरीन का क्या हो जाएगा 3p5 एंड क्लोरीन माइनस का क्या हो जाएगा 3p6। अगर स्टेबल वाला कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, इसका तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये हम क्या बता रहे हैं कि जब एलिमेंट मतलब सेम हो, आयन सेम एलिमेंट का आयन हो तो उस केस में क्या कंसिडर नहीं करना है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं कंसिडर करना है, क्या कंसिडर करना है, चार्ज कंसिडर करना है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ज़्यादा है ना, Cl है, Cl माइनस है, ये तो मतलब ये 0 है, ये माइनस है, तो इसका चार्ज क्या है 0 है, इसका चार्ज ज़्यादा है इसके कंपेयर में, इसलिए ये बड़ा होगा Cl, ठीक है। और फिर Cl- क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। सो आयोनाइजेशन एनर्जी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम डिटेल वे में पढ़ाए हैं, ठीक है। ये तीनों पार्ट को आप कंप्लीट कीजिए, इसके बाद आपको थ्योरी कहीं से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम पढ़ाएं ये मोर देन सफिशिएंट है नीट या फिर जेई मेंस के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ कोई भी एग्ज़ाम हो, नीट या फिर जेई, सब एग्ज़ाम में मेनली क्या डिपेंड करता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, आप कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। क्लास सब कोई करता है, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, लास्ट में जो बचता है वो रिवीजन आप कितना कर रहे हैं और कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें तो पूरा थ्योरी को पढ़ लीजिए,
जो भी है, जो जितना कंसेप्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी का, तीनों वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद इसको पूरा एक बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद जितना भी पीवाईक्यू पूछा हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड, सारा को बनाइए। ठीक है, मेनली क्या है कि आप लास्ट में कितना रिवीजन करते हैं, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, पढ़ता तो सब कोई है, क्लास सब कोई करता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन ज़्यादा करता है, रिवीजन कौन ज़्यादा करता है, वही एग्ज़ाम निकालता है। ठीक है, एग्ज़ाम मेनली क्या है, मेनली आपको कितना कंसेप्ट आता है नहीं आता है उससे कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम मेनली आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं कि नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, कंसेप्ट एक बार देख लीजिए, उसके बाद कोई क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को, और जब आप क्वेश्चन बनाइए, कोई क्वेश्चन में अगर मान लीजिए फंस रहे हैं, तो उसका जब दोबारा आप कंसेप्ट देखेंगे ना, दोबारा उस चीज़ को, थ्योरी को पढ़ेंगे ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए जब भी आप रिवीजन करेंगे, एक बार कॉपी रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाइए, तो क्वेश्चन के थ्रू आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन थ्रू क्वेश्चन, ऐसे करके पढ़िए। काहे कि पढ़ता तो सब कोई है, लेकिन एग्जाम निकालता तो बहुत कम है ना, इसलिए आप स्मार्ट वे में पढ़िए। ठीक है, कॉपी मतलब जितना पढ़े कॉपी रिवाइज कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं फिर।